एप 646 टू 650। हालांकि उसे केवल एक लात ही मिली। अर्जुन ने माया जी को इतनी बेरहमी से लात मारी कि वह लड़खड़ा गई। फिर वह गंभीर रूप से चिल्लाया, माया येट्स, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। मेरी नज़र में तुम किसी काम की नहीं हो। माया जी डर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कोई कदम उठाएगा। वह भयभीत और क्रोधित थी। उसने गाली देते हुए कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसकी प्रतिक्रिया एक और थप्पड़ थी, और लगातार 7 या 8 थप्पड़। अर्जुन सीधे उसके पास गया, माया जी के बाल खींचे, और उसे विला के बाहर घसीटता हुआ ले गया जैसे कि वह किसी मरे हुए कुत्ते को घसीट रहा हो, और कहा, तुम्हारे पास अभी भी 50 मिनट हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। अगर मैं तब तक एनी को वापस नहीं देखता, तो हम तुम्हारी सारी पिछली गलतियों को एक बार में ही सुलझा देंगे। इस समय माया जी ने सचमुच अर्जुन में परिवर्तन महसूस किया। वह डर गई और दोषी महसूस करने लगी, इसलिए उसने दया की भीख मांगी, मुझे अब और मत मारो। मैं जाती हूँ। मैं अब जाती हूँ। माया जी ने दुखी होकर कहा, फिर उसने अपने चेहरे पर लाली लाकर खुद को साफ किया। वह कांपती हुई उठी और जल्दी से बाहर भागी। लगभग आधे घंटे बाद, माया जी, जिसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था, एनी को अपने साथ वापस ले आई। मिस्टर अर्जुन। एनी का चेहरा स्पष्ट रूप से घायल था, और वह अर्जुन की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने माया जी को घूरते हुए चिल्लाया, ये तुमने किया। माया जी इस समय बटेर की तरह थी। वह पीछे हट गई और चुपके से इधर उधर देखने लगी, और फिर उसने बताया, मैंने गलती से उसे मारा। माफी मांगो, अर्जुन ने धैर्यपूर्वक कहा। तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं? जब माया जी ने ये सुना, तो वह बिल्ली की तरह उछल पड़ी। हालांकि जैसे ही उसने अर्जुन की ठंडी निगाह देखी, वह नर्म पड़ गई और जल्दी से एनी से माफी मांगने के लिए झुकी। मुझे माफ कर दो। सच कहूं तो माया जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक ऐसी ही व्यक्ति थी, प्रतिस्पर्धी, हार स्वीकार करने में अनिच्छुक और तुच्छ। वह पूरी तरह से खलनायिका थी। धिक्कार है एनी फोस्टर और अर्जुन क्लार्क पर। उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। वह उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। माफी मांगने के बाद माया जी पलट कर चली गई। अर्जुन ने उसे अनदेखा किया, एनी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ हूँ। एनी रो पड़ी। कल माया जी ने उसे पीटा और डांटा। उसे माया जी के अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़े। नतीजतन वह अपना आपा खो बैठी और चली गई। माया जी बाहर गई और अपने पुराने दोस्तों से शिकायत करने लगी कि क्या हुआ था। इसी समय अर्जुन का फोन भी बजा। सिंथिया का मैसेज था जिसमें उसे आईसी बार में ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बारे में सोचने के बाद उसने एनी से कुछ शब्द कहे और फिर एक टैक्सी पकड़ी और आईसी बार की ओर चल पड़ा। बार एक अच्छी जगह थी। हर रात अनगिनत युवा पुरुष और महिलाएं अपनी नाखुशी और अटूट ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए यहां आते थे। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं अक्सर शराब के नशे में अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करते हैं। लेकिन जब उनका असली रूप सामने आता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही अर्जुन प्रवेश द्वार पर आया, उसने देखा कि अर्धनग्न पुरुष और महिलाएं डांस फ्लोर पर नाच रहे थे, मानो अपनी कुंठा निकाल रहे हों। उनके शरीर पसीने और शराब से सने हुए थे। अर्जुन ने सहजता से एक सीट ढूंढी और एक विशेष कॉकटेल का ऑर्डर दिया। एक घूंट पीने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह मिश्रण अन्य पेयों से बहुत अलग था। ये कड़वा था और इसमें थोड़ा मीठा स्वाद था, जो गले को उत्तेजित कर रहा था। यह मसालेदार और ठंडा था। यहाँ बैठकर शराब पीते हुए अर्जुन के सुंदर रूप ने स्वाभाविक रूप से कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। एक महिला जो अभी अभी डांस फ्लोर से लौटी थी और पसीने से लथपथ थी, उसके पास आई। उसने काले रंग का स्ट्रैप टॉप और अल्ट्रा शॉर्ट हॉट पैंट पहना हुआ था। वह सीधे उसकी गोद में बैठ गई और शर्मीली आवाज में बोली, सुंदर लड़के, डेट पर जाना है। सिर्फ आज रात के लिए। हाँ, मुझे माफ करें। क्या आप मजाक कर रही हैं? अर्जुन अभी भी अपेक्षाकृत एक आत्मा अनुशासित व्यक्ति था। जैसा कि उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। महिला ने अर्जुन को घूर कर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह गंभीर है, वह गुस्से से उठी और उसे तिरस्कारपूर्वक धक्का देते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मजाक? तुम जाकर मर क्यों नहीं जाते? उसके बाद वह अपनी ऊंची एड़ियों को पटकती हुई चली गई। अर्जुन भी असहाय था। क्या आजकल सभी महिलाओं का यही सामान्य व्यवहार है? इस समय अर्जुन के पास से एक आकर्षक आवाज सुनाई दी, तुम इसके लिए सहमत क्यों नहीं हुए?
यह एक दुर्लभ अवसर था। सिंथिया अर्जुन के पीछे आ गई थी, उसे पता भी नहीं चला। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि कोई भी आदमी उसे सुनकर मर सकता था। जैसे ही अर्जुन ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक ग्लैमरस आइसबर्ग ब्यूटी अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। वह उसे एक आधी मुस्कान के साथ देख रही थी। वह बहुत सुंदर थी, विशेषकर ऐसे बार में, जहां रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी में सिंथिया मंत्रमुग्ध हो गई। मैं शादीशुदा आदमी हूं। मैं इतना सहज व्यवहार कैसे कर सकता हूं? अर्जुन ने उस महिला की ओर एक नजर डाली जो अभी अभी गई थी और सिंथिया से फिर बोला, अगर वह तुम्हारे जैसी कोई है तो मैं पुनर्विचार कर सकता हूं। ये खोखली बातें थीं। वह बस ये जानना चाहता था कि सिंथिया क्या कर रही थी। उसने पहले भी उससे बाहर जाने के लिए पूछा था और उसने फिर से एक और नियुक्ति की। ऐसा प्रतीत हुआ कि लासन परिवार वास्तव में इस सहयोग के लिए तथा घरेलू बाजार में पुनः प्रवेश के लिए उत्सुक था। इच्छाधारी सोच। सिंथिया ने अर्जुन के कंधे को थपथपाया, उसके बगल में बैठ गई और मेज पर रखे वाइन के गिलास से एक घूंट लिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अर्जुन ने पहले ही गिलास से शराब पी ली थी। अरे तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मैं पहले ही इससे पी चुका हूं? अर्जुन ने बुदबुदाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप जैसे आदमी को इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए? सिंथिया ने घृणा से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कंधे उचकाए, सोफे पर पीछे झुके, और पूछा, तुमने ये बार खोला है? उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसे 2 साल पहले खोला था। तुम्हें क्या लगता है, व्यापार बहुत बुरा नहीं है न? अर्जुन ने सराहनापूर्वक सिर हिलाया और कहा, यह बुरा नहीं है, लेकिन इस घटिया नाम के बारे में धरती पर किसने सोचा? चुप रहो। उसने अर्जुन को घूर कर देखा। उसने तुरंत विषय बदला और पूछा, तो क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ सिर्फ पीने के लिए नहीं बुला रहे हो, है न? मैं बिना किसी कारण के तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। सिंथिया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। थोड़ी देर बाद, सिंथिया ने आखिरकार अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तभी वह उठी और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अर्जुन की ओर देखने लगी जो वहां बेपरवाही से बैठा था। उसने उसके हाथ से कॉकटेल छीनी और एक ही घूंट में उसे खत्म कर दिया। अरे, वह मेरा है। अर्जुन परेशान था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। तुम क्या करने जा रहे हो? अर्जुन ने पूछा। वह उसके पास बैठी, पहली मंजिल पर बार में मौज मस्ती कर रहे पुरुषों और महिलाओं को एकटक देखती रही। यहाँ की घटनाओं का नीचे की पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर, बार में ऐसी बातें बहुत आम थीं, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी माँ के बारे में खबर पता करनी चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और झिझकते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सिंथिया ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा उसकी ओर घुमाया, अर्जुन को दयनीय दृष्टि से देखा और पूछा, तुम क्या कर सकते हो? अर्जुन ने उस निराश छोटे चेहरे को देखा और व्यथित महसूस करते हुए कहा, उसे बुरी तरह पीटें और उससे जबरन शब्द निकलवाएं। उसकी बात सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने उस पर नजरें घुमाई और कहा, इस मामले पर मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती। खैर, ये छोटी लड़की अभी भी वही बर्फ रानी सिंथिया लासन थी। वास्तव में, मेरी नज़र में, लासन परिवार को एक शब्द से आसानी से संभाला जा सकता है। मैं जैडन को आपकी माँ के ठिकाने के बारे में स्वेच्छा से बताने की अनुमति दे सकता हूँ, अर्जुन ने लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद अचानक कहा। लासन परिवार उसकी माँ का परिवार था। कपूर परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में, उन्हें उसे कुछ छूट देने की जरूरत थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके दादाजी कैसे होंगे। सिंथिया अर्जुन की ओर मुड़ी और उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है। धन्यवाद। क्या तुम्हें वाकई मेरी मदद की जरूरत नहीं है? अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम जैडन जैसे खलनायक से निपट सकते हो? क्या होगा अगर समय आने पर वह तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दे? उसने अपने हाथ रगड़े, जाहिर है उसे भरोसा नहीं था। फिर, उसने अपना चेहरा घुमाया और थोड़ी उदासी के साथ कहा, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, ज्यादा लोगों का होना हमेशा अच्छा होता है। अगर वह तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता है, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिंथिया ने भारी स्वर में सिर हिलाया। आज रात जो कुछ भी हुआ वह इतना अचानक हुआ कि वह बिना तैयारी के और असहाय थी। अर्जुन ने देखा कि वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी और मजाक में कहा, चिंता मत करो। मेरे जैसे खूबसूरत आदमी की मौजूदगी में तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर वह हंस पड़ी और उसने अपनी आंखें घुमाकर कहा, तुम वाकई बहुत आत्ममुग्ध हो।
अर्जुन ने कंधे उचका दिए, लेकिन इनकार नहीं किया। उसके आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर उसका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। उसे अपने पास पाकर वह हमेशा सहज महसूस करती थी। सिंथिया को यह अजीब लगा। वह और अर्जुन स्पष्ट रूप से अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, तो वह हमेशा उसके साथ क्यों होता था। मैं पहले वापस जाऊंगा। बैठो और अपनी पसंद का कोई भी ड्रिंक ऑर्डर करो। यह मेरे खर्च पर होगा। सिंथिया थकी हुई सी दिखी और उठ खड़ी हुई। अभी अभी जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए उसे आराम की जरूरत थी। आखिरकार, यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। ठीक है, जब तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे फोन करना याद रखना। अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी। जाने से पहले उसने वेटर से बात की। अर्जुन दूसरी मंजिल पर डेक पर अकेले बैठे थे और वेटर द्वारा परोसी गई कॉकटेल का ध्यानपूर्वक आनंद ले रहे थे। यहाँ तक कि गिलास को भी एक बेहतरीन क्रिस्टल गिलास से बदल दिया गया था, जो रंगीन रोशनी के नीचे सुंदर चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। चमड़े के सोफे पर पीठ टिकाकर उसने खास कॉकटेल का हल्का घूंट लिया। उसने नीचे मौजूद बेकाबू और शोरगुल मचाने वाली भीड़ को देखा और महसूस किया कि उनकी जिंदगी बहुत आनंदमय है। अर्जुन के मन में जैदन के लिए पहले से ही योजनाएं थीं। उसे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना था। गिलास में शराब का स्वाद लेते हुए अर्जुन को धीरे धीरे थोड़ा नशा होने लगा। जब उसने नीचे नाच रहे पुरुषों और महिलाओं को देखने के लिए आंखें तिरछी की, तो उसे गलती से एक छाया दिख गई। यह एक महिला थी, एक खूबसूरत महिला। काले हॉट पैंट और काले ट्यूब टॉप पहने हुए उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत ही सुंदर और स्पष्ट थीं। साथ ही उसकी निगाहें भी बहुत ही तीखी थीं। अर्जुन और उस महिला के बीच अचानक हुई आंखें उसके दिल में जोरदार धड़कन पैदा कर रही थीं। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब उसने उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो वह आकृति भीड़ में खो चुकी थी। यह अजीब था। ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन अचानक उठ खड़ा हुआ और उस आकृति को व्याकुलता से खोजने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वह उस महिला को नहीं ढूंढ सका। यह अजीब है, बहुत अजीब। मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है कि वह महिला मेरी बहन हानिया कपूर जैसी दिखती है। अर्जुन ने अपने आप से पूछा। उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर उस समय उसकी बहन को कुछ नहीं हुआ होता तो अब तक वह 20 साल की हो गई होती। ये घटना अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका थी। सबने कहा कि उसकी बहन मर गई है, लेकिन आज तक उसकी लाश नहीं मिली। अर्जुन ने उसकी खोज जारी रखी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बहन चली गई है। हालांकि, अभी अभी के भ्रम ने उसके दिल में टूटी हुई उम्मीद को फिर से जला दिया था। अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से लिया और जल्दी से बार से निकल गया। रिक को ढूंढने के बाद उसने अपनी बहन की खोजबीन फिर से शुरू कर दी। उसे अंदेशा था कि उसकी बहन अभी भी जीवित है। रिक हैरान था। यह मामला तो पहले ही निपट चुका था, तो क्या वे फिर से जांच कर रहे थे? इसके बावजूद, वह युवा मालिक की इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता था। कुछ दिनों के लापता रहने के बाद अर्जुन की मुलाकात पुनः एक कैफे में जॉर्ज से हुई। और जॉर्ज की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। वह अब भी उसी सम्मानजनक लहजे में बोला, यंग मास्टर, मास्टर टिम अब ठीक हैं। अर्जुन उसके सामने बैठ गया और चाय पीने लगा। जॉर्ज की बातें सुनने के बाद वह आखिरकार शांत हुआ और उसने पूछा, शाखा परिवार के साथ क्या हो रहा है? वह अभी भी शाखा परिवार से बहुत परेशान था। अगर गायत्री जी के हस्तक्षेप के लिए नहीं, तो वह वापस लौट आया होता और उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया होता कि मुख्य परिवार कपूर परिवार का नेता था। यंग मास्टर, शायद आपको पता नहीं होगा कि इस घटना की योजना वास्तव में मास्टर टिम ने ही बनाई थी। जब जॉर्ज ने ये कहा तो उसका चेहरा गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। आपका क्या मतलब है? अर्जुन को कुछ असामान्य महसूस हुआ। अंकल टिम ने इसकी योजना बनाई थी। यंग मास्टर, शाखा परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाना मास्टर टिम की योजना का हिस्सा था। उसने पहले से ही शाखा परिवार के लिए घात लगा रखा था। इस बार, शाखा परिवार की महत्वाकांक्षाओं का उपयोग करते हुए, उसने उन पर तब हमला किया जब उन्होंने कार्रवाई की और वे उसके जाल में फंस गए। उसने शाखा परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया और इस घटना से कई लाभ भी प्राप्त किए। जॉर्ज ने पिछले कुछ दिनों में आर्केडिया द्वीप में जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया और अर्जुन ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंकल टिम सचमुच एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। दिमाग और मांसपेशियां। वह अकेले ही शाखा परिवार के सामने खड़ा हो गया, और इस प्रक्रिया में उनमें से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाल लिया। उसने पूरे ओरिएंटा के आधे चिकित्सा संसाधन छीन लिए थे।
घरेलू बाजार के सभी चिकित्सा संसाधनों पर शाखा परिवार का एकाधिकार था, क्योंकि मुख्य परिवार का ध्यान यहाँ नहीं था। इस बार अंकल टिम ने सीधे तौर पर आधे संसाधन ले लिए। दूसरे शब्दों में, मुख्य परिवार और शाखा परिवार भविष्य में घरेलू दवा उद्योग में समान दर्जा साझा करेंगे। अंकल टिम असली हीरो थे। अर्जुन राहत में हंसा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शाखा परिवार को इस तरह धोखा दिया जाएगा। गायत्री जी के बारे में क्या? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मैडम गायत्री जी ने भी बहुत कुछ सहा है। वह शांति स्थापित करना चाहती थी। उस समय मास्टर टिम ने उसका भंडाफोड़ किया और उसने बहुत सम्मान खो दिया। मुझे लगता है कि वह जल्द ही मुंबई नहीं लौटेगी। घर पर उसे बहुत कुछ संभालना है, जॉर्ज ने अपनी आंखों में खुशी के साथ जवाब दिया। आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद अर्जुन जॉर्ज की विशेष कार, रोल्स रॉयस में बैठे और फर्स्ट पैलेस लौट आए। हालांकि, जैसे ही वह कार से नीचे उतरे, अर्जुन ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक गेट के पास कई लोग खड़े थे, जिनके चारों ओर छोटे बड़े पैकेज थे, जैसे कि वे हिल रहे हों। टिना शर्मा, उसके माता पिता उसके साथ थे। क्या हो रहा था? अरे नहीं, उसके और जॉर्ज के बीच का रहस्य उजागर होने वाला था। जब टिना और उसके माता पिता ने अर्जुन को रोल्स रॉयस से उतरते देखा, तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अर्जुन, वह रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार से कैसे उतर सकता है? वे अवश्य सपना देख रहे होंगे। अर्जुन, रोल्स रॉयस ने तुम्हें घर भेज दिया। टिना ने बहुत ही फैशनेबल और खुले कपड़े पहने थे। जब उसने रोल्स रॉयस को देखा, तो वह बहुत उत्साहित हो गई और अपनी आंखों में विभिन्न इच्छाओं के साथ अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। आखिर उसका चचेरा भाई कौन था, जो विला में रह रहा था और रोल्स रॉयस में बैठ रहा था? क्या वह एक बेकार आदमी नहीं था? हाल ही में वह इतना क्यों बदल गया? क्या उसने बहुत धन कमाया था? अर्जुन ने टिना की ओर देखा, फिर उसके माता पिता की दो जोड़ी चापलूसी भरी लेकिन उलझन भरी आंखों की ओर। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओह, वह कार। अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, वह कार मुझे घर भेजने के लिए है। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार, सभी ने इसे देखा, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। ये सही समय भी था। इस मामले में, शायद ये लोग उसके प्रति ज्यादा सम्मान दिखाएंगे। उसके शब्दों से टिना और उसके माता पिता की आंखों में स्पष्ट परिवर्तन आ गया। अर्जुन, इस बदमाश को वास्तव में रोल्स रॉयस जैसी शानदार कार में बैठाया जा रहा था। ये लड़का वास्तव में कौन था? अर्जुन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? उस कार ने तुम्हें घर भेजा। टिना बहुत उत्साहित थी। उसने खुशी और उत्साह के भाव के साथ अर्जुन की बांह पकड़ ली। क्या उसकी चचेरी बहन सचमुच इतनी अद्भुत थी? अर्जुन ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए सिर हिला दिया और पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? इस बार, टिना और उसके माता पिता ने अर्जुन की ओर चापलूसी भरी नजर से देखा। यह आदमी अब एक विला में रह रहा था, और रोल्स रॉयस पिकअप सेवाओं का आनंद ले रहा था। क्या अनिका वास्तव में उसके प्रति इतना दयालु था? क्या बीकन इतना पैसा कमा रहा था? बेशक, बीकन अब शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसके पास कई निवेशक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मिलनिल्सन एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी बीकन के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक था। ये भी एक कारण था कि उनका परिवार यहाँ आया था। अमेलिया स्टोन और बर्नार्ड जॉनस्टन ने एक दूसरे को देखा, और फिर हंसते हुए कहा, ओह, अर्जुन, हमारा घर अभी ध्वस्त होने की कगार पर है और हमारे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सिस्टर माया का शुक्रिया, उन्होंने कहा कि वे हमें कुछ दिनों के लिए रहने देंगी। दरअसल, अमीलिया पिछले कई दिनों से उससे इस मामले को लेकर विनती कर रही थी। माया जी भी बहुत घमंडी थी और चूंकि घर पर उसका कोई साथी नहीं था, इसलिए वह राजी हो गई। अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल गए। माया जी ने फिर से अपने फैसले खुद लिए थे, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वे पहले ही दरवाजे पर आ चुके थे, इसलिए वह उन्हें भगा नहीं सकता था, है ना? अमेलिया और बर्नार्ड दोनों ही अर्जुन के चेहरे पर आए इस बदलाव को देखकर काफी शर्मिंदा हुए, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, अर्जुन, चिंता मत करो, हम इस जगह को गंदा नहीं करेंगे। हम बस कुछ दिन यहीं रहेंगे और दूसरी तरफ का माहौल ठीक हो जाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अर्जुन रोल्स रॉयस जैसी आलीशान कार में घर आया। यह आदमी अलग था। अतीत में भी अमीलिया ने कुछ बुरे शब्द कहे थे, हालांकि अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें उस पर खुशामद करने की जरूरत थी। टिना ने भी शर्मीले अंदाज में कहा, अर्जुन, हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रहे हैं। तुम इतने छोटे मोटे नहीं रहोगे, है ना? इसके अलावा, मैंने सुना है कि यहाना घर पर है, इसलिए मैं उसके साथ भी खेल सकती हूँ।
तुम। अर्जुन ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट गए। पिछली बार मिला को मनोरंजन पार्क में अकेला छोड़ने वाला कौन था? टीना का चेहरा लाल हो गया और वह बुदबुदाई, ये बस एक छोटी सी गलती थी। अर्जुन ने कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और विला की ओर चल दिया। ये देखकर टीना और उसके माता पिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अमेलिया ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को क्या हो गया है? वह तो घर वापस भी एक आलीशान कार में आया। क्या वह अब भी एक आवारा है? बर्नार्ड उसके बगल में बुदबुदाया, किताब को उसके कवर से मत आनको। उसके पास रखेल बनने का हुनर है और उसने खुद को टीना के बगल में रख लिया है। अब वह भी ज्वार के साथ ऊपर उठ गया है। मुझे लगता है कि इस बच्चे ने टीना की कंपनी से पैसे हड़प लिए होंगे। हमें भविष्य में अपने शब्दों के साथ सावधान रहना चाहिए। ये बच्चा निश्चित रूप से हमसे द्वेष रखेगा और हमसे बदला लेना चाहेगा। बर्नार्ड एक सामान्य व्यक्ति था, इसलिए उसका क्षुद्र और द्वेषपूर्ण होना अपरिहार्य था। अमेलिया ने सहमति में सिर हिलाया। टीना को खींचा और कहा, टीना, तुम्हें उस बच्चे के करीब जाना चाहिए और उससे ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम भी टीना की कंपनी में काम करो और ज्यादा पैसे कमाओ। अपनी माँ की बात सुनकर उसने आंखें घुमाई और कहा, माँ, आप क्या सोच रही हैं? मैंने अभी अभी ग्रेजुएट किया है। अमेलिया ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ? आखिरकार टीना तुम्हारी चचेरी बहन है। क्या उसे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए? चाहे जो भी हो, उसे तुम्हें प्रबंधकीय पद देना चाहिए। चिंता मत करो, मैं इस बारे में सिस्टर माया जी से बात करूंगी। उसके बाद अमेलिया सारा सामान लेकर विला में दाखिल हुई। जैसे ही वे लिविंग रूम में दाखिल हुए, वे तीनों विला की विलासिता से आकर्षित हो गए। यद्यपि वे पिछली बार भी यहाँ आए थे, फिर भी वे इस आलीशान विला के अंदरूनी भाग को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये बहुत भव्य था। यह ऐसी जगह थी जहां लोगों को रहना चाहिए। वे वास्तव में माया जी के परिवार से ईर्ष्या करते थे कि वे ऐसे स्थान पर रह सकते हैं। अमीलिया ईर्ष्यालु और जलनशील हो गई, उसे अचानक वहां से जाने में थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई। उसने बर्नार्ड की ओर चुपके से देखा, उसे एक तरफ खींचा और कहा, बर्नार्ड, तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो? बर्नार्ड एक साधारण नागरिक था। उसने बार बार सिर हिलाया और ईर्ष्या से कहा, यह बहुत बढ़िया है। ये शानदार है। अगर मैं ऐसे घर में रह सकूं, तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। अमेलिया अपने पति की हरकतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ आने के बाद नहीं जाएंगे। हम सिस्टर माथा से कहेंगे कि वे हमारे लिए 2 कमरे उपलब्ध करवा दें। इसके अलावा उनके पास यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। बर्नार्ड ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने पूछा, क्या ये वाकई ठीक है? क्या माया जी सहमत होगी? अर्जुन और टीना भी हैं। क्या वे सहमत होंगे? हालांकि वह उत्सुक था। बेशक वह हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता था। हालांकि मुद्दा ये रहा कि यह उनका घर नहीं था। अमेलिया ने उसे मजाक में मारा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम मूर्ख हो। तुम चार्ल्स के भाई हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें भगा सकते हैं? अगर वे वास्तव में ऐसा करते हैं, तो हम बहुत बड़ा हंगामा करेंगे और पूरे मोहल्ले को बता देंगे। अंत में वे अपनी गरिमा खो देंगे। तो इसके बारे में क्या? बर्नार्ड हिचकिचाया। हालांकि जब उसने विला पर फिर से नजर डाली, तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, ठीक है, तुम अर्जुन से बात करो और मैं अपने भाई से बात करूंगा। दोनों में सहमति बन गई और वे बैठक कक्ष में चले गए। संयोग से इस समय अर्जुन एक महिला की तरह फैशनेबल कपड़े पहने हुए बेडरूम से बाहर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यह अमेलिया और बर्नार्ड हैं। आप पहले से ही यहाँ हैं। यहाँ आओ और बैठो। अपनी चीजें वहाँ छोड़ दो। मैं नानी को इसे संभालने के लिए बुलाती हूँ। अमेलिया जानती थी कि अर्जुन बहुत घमंडी है, इसलिए उसने तुरंत उसकी तारीफ की, बहन अर्जुन, आपकी कोई नानी भी है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अर्जुन ने जब ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुई। वह एक छोटा सा लबादा ओढ़कर सोफे पर बैठ गई और इस तरह से बैठी जैसे वह वाकई एक अमीर महिला हो। अमेलिया और बर्नार्ड ने भी यही किया और तीनों आपस में बातचीत करने लगे। वहीं टीना अपने मोबाइल फोन पर खेल रही थी, तस्वीरें ले रही थी और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। वैसे सिस्टर अर्जुन, हम अर्जुन से दरवाजे पर मिले थे जब वह रोल्स रॉयस में वापस आया था। क्या आपका परिवार अब इतना अमीर है? अमीलिया ने चिप्स खाते हुए पूछा। रोल्स रॉयस। ये सुनते ही अर्जुन सीधी बैठ गई। उस कूड़े के टुकड़े को रोल्स रॉयस कैसे मिल गई?
क्या रोहन ने यह नहीं कहा कि वह दिवालिया हो गया है? सच में, अर्जुन अमेलिया की चापलूसी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बस सहजता से मुस्कुरा दी। लेकिन उसका पूरा चेहरा बदल गया था। बेशक, अमेलिया ने अर्जुन के चेहरे पर आए बदलाव को भांप लिया। उसने आश्चर्य से चिल्लाने का नाटक किया, अर्जुन, क्या तुमने वह कार नहीं खरीदी? मुझे लगा कि यह तुम्हारे परिवार की है। आखिरकार, अब व्यान कंपनी की अध्यक्ष हैं। अर्जुन कुछ कहने ही वाली थी कि अमीलिया ने बोलना जारी रखा, अगर तुमने इसे नहीं खरीदा, तो क्या ये हो सकता है कि अर्जुन ने कंपनी के पैसे से इसे अपने लिए खरीदा हो? अरे यार, वह क्या कर रहा है? परिवार से पैसे चुरा रहा है। इन शब्दों ने अर्जुन को सीधे प्रभावित किया। हाँ, उस बेकार अर्जुन का परिवार अब दिवालिया हो चुका था। यही वह समय था जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस आदमी की नजरें अनिका की कंपनी पर टिकी थीं। अर्जुन तुरंत क्रोधित हो उठी और चिल्लाई, अर्जुन, अब नीचे उतरो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अमेलिया ने बर्नार्ड की ओर एक नजर देखा और अपनी हंसी दबा ली। अर्जुन के रवैये को देखकर अर्जुन को मार पड़ने का अंदेशा था। अर्जुन को पहले प्रवेश द्वार पर इतना दिखावा करने के लिए किसने कहा था? अब जब उसकी पोल खुल गई है, तो वह इसके लायक ही था। अमीलिया बहुत खुश थी। वह अर्जुन जैसे बेकार आदमी को विला में रहते और लग्जरी कार में घूमते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। टिना भी संदेह से भर गई जब उसने एक तरफ ये चर्चा सुनी। शुरू में उसे लगा कि अर्जुन और भी ताकतवर हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वह अभी भी अपनी पत्नी पर निर्भर था। यहाँ तक कि ऐसा भी लगा कि वह परिवार की संपत्ति के खिलाफ साजिश रच रहा था। अचानक, टिना को अर्जुन के प्रति अधिक घृणा महसूस होने लगी। अर्जुन दूसरी मंजिल से नीचे आया, अपने हाथ पतलून की जेबों में डाले और लिविंग रूम में भीड़ को देखा। फिर, उसने संदेह से पूछा, माँ, क्या हुआ? मुझे, माँ, मत कहो। माया जी बहुत गुस्से में थी। वह सोफे पर बैठ गई, अर्जुन की तरफ देखा और डांटते हुए पूछा, तुम्हारी आंटी अमीलिया ने कहा था कि तुम अभी अभी रोल्स रॉयस में वापस आए हो। अर्जुन ने अमीलिया की ओर देखा जो चिप्स खा रही थी, और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उसने मना नहीं किया और कहा, हाँ। माया जी खड़ी हुई और उसे थप्पड़ मारा। उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, अर्जुन कपूर, क्या तुमने कार खरीदने के लिए कंपनी से पैसे चुराए हैं? बोलो, तुमने अनिका की कंपनी से कितने पैसे चुराए हैं? अगर तुमने आज कुछ नहीं कहा, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाऊंगी। अर्जुन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया जी उसे अचानक थप्पड़ मार देगी। कंपनी से पैसे चुराना। अर्जुन बहुत क्रोधित था। तुम्हें लगता है कि मैंने वह रोल्स रॉयस कार अनिका की कंपनी से पैसे लेकर खरीदी थी? अर्जुन की आंखें गंभीर थीं। उसकी नजर माया जी से होते हुए अमीलिया पर पड़ी। क्या ऐसा नहीं है? अन्यथा, तुम जैसे फिजूलखर्च आदमी ऐसी आलीशान कार में कैसे सवारी कर सकते थे? अमेलिया ने अपने होंठ भींच लिए। उसका चेहरा व्यंग्य और तिरस्कार से भरा हुआ था। अर्जुन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अपना फोन उठाया और जॉर्ज का नंबर डायल किया। उसने कहा, अभी विला में आ जाओ। उसने ये शब्द कहने के बाद फोन रख दिया। उसने इन लोगों की तरफ गंभीरता से देखा और सख्ती से कहा, अपना सामान उठाओ और इस विला से निकल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लोगों का ये समूह अचंभित था और उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव थे और वे हैरानी से अर्जुन की ओर देख रहे थे। इस बदमाश ने क्या कहा? क्या उसने उनसे कहा कि चले जाओ? मैं बहुत हंसा। बहन माया जी, आपके दामाद का क्या मतलब है? वह हम सभी को बाहर निकालना चाहता है। अमीलिया ने मजाक करते हुए कहा, माया जी, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह विला तुम्हारा है? वह हमें इस तरह कैसे भगा सकता है? वह आग को हवा दे रही थी। माया जी को जो बात सबसे अधिक बर्दाश्त नहीं थी, वह थी उसके परिवार द्वारा उसे नीची निगाह से देखा जाना, विशेषकर इस तीसरी शाखा के सामने। वह स्वयं को ऊंचा और शक्तिशाली दिखाने की आदी थी और तीसरी शाखा के सामने हमेशा श्रेष्ठ रहती थी। अब जब अर्जुन उससे इस तरह बात कर रहा था, तो वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? अर्जुन, मैं तुम्हें चुनौती देती हूं कि जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ। माया जी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। क्या अर्जुन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसे उसके प्रति कुछ सम्मान दिखाना चाहिए? आखिर वह उसकी सास थी। अगर वह उसे कुछ सम्मान नहीं देगा, तो वह भविष्य में अपने रिश्तेदारों के सामने अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएगी? माया येट्स, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे इस बुरे स्वभाव के कारण, मुझे आज तुम्हें सचमुच सबक सिखाना होगा। अर्जुन गुस्से में था। गंभीर भाव से उसने उन्हें घूरा और चिल्लाया, मैं ये फिर से कहूंगा, यह विला मेरा है।
आप सभी अभी यहाँ से निकल सकते हैं। तुम्हारा। अमीलिया हंसते हुए आगे पीछे हिलने लगी। उसने माया जी से आग्रह किया, बहन माया जी, जल्दी से जमीन का मालिकाना हक वापस ले लो। ये बच्चा वाकई बहुत बेशर्म है अगर उसे लगता है कि वह यहाँ डींगे मार सकता है। भूमि का शीर्षक। बेशक, माया जी इसे कभी बाहर नहीं ले जाएगी। संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अर्जुन और अनिका के बेडरूम में रखा हुआ था। इसके अलावा दस्तावेज पर अर्जुन का नाम भी था। अगर उसने अब इसे बाहर निकाला तो उसका झूठ उजागर हो जाएगा। इसलिए माया जी ने बस विषय बदल दिया और पूछा, अर्जुन, अब मुझे सच बताओ, तुम्हारी चाची ने जिस रोल्स रॉयस का जिक्र किया है उसमें क्या है? क्या तुमने अनिका के पैसे का गबन किया है? मुझे पता है कि तुम हाल ही में कंपनी के प्रभारी रहे हो। मुझे मत बताओ कि तुम इस बारे में नहीं जानते। हाँ, उसे समझाना ही होगा। हम यहाँ कई मिलियन की बात कर रहे हैं। वह ये सब ऐसे कैसे खर्च कर सकता है? उसके जैसा बेकार का आदमी इतनी अच्छी कार में सवारी करने के लायक कैसे हो सकता है? अमेलिया ने उत्साह से शो देखते हुए चिप्स चबाए। उस बदसूरत चेहरे को देखकर अर्जुन को सचमुच उसे लात मारने का मन हुआ। ये पूरा परिवार हमेशा से अर्जुन और व्यान के साथ कलह में रहा था। जब उनकी शादी अनिका से हुई थी तब भी अर्जुन को स्पष्ट रूप से याद था कि कैसे एमिलिया स्टोन ने उन्हें और अनिका को शादी में अपमानित किया था। अर्जुन ने व्यंग्य किया, मैं आपकी नज़र में कितना बेकार हूं, है न? हे, रिश्तेदारों का एक समूह जो दूसरों को नीची नज़र से देखते थे। लेकिन हाँ, बिल्कुल, बस अपने आप को देखो। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए राजा हो क्योंकि तुम महल में रहते हो? क्या तुम इसके लायक हो? अमीलिया का मुंह सचमुच जहरीला था। बहन माया जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन आपको वाकई इस बदमाश को संभालना चाहिए। वह इतना असभ्य है कि उसने अब तक हमें चाय भी नहीं दी है, अमीलिया ने कहा और वह लगातार खुश होती रही। बर्नार्ड ने भी सिर हिलाया और डांटा, अर्जुन, ऐसा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। अगर तुमने पहले ही इसे खरीद लिया है तो यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार अनिका अब इतनी अमीर है, इसलिए एक सम्मानजनक कार खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई इसका एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। अमलिया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, बर्नार्ड की तरफ देखा और चुपके से उसे अंगूठा दिखाया। उसका पति पूरी तरह से मूर्ख नहीं था और वह स्थिति का लाभ उठाना जानता था। अगर वह यहाँ रह सकती और पूरे दिन रोल्स रॉयस में घूम सकती तो अमीलिया इस विचार से ही बहुत खुश थी। टिना ने भी उत्सुकता से बीच में टोकते हुए कहा, ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में मेरी क्लास का पुनर्मिलन होने वाला है। अर्जुन, तुम मुझे उस कार में वहां ले जा सकते हो। इन कुछ लोगों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि रोल्स रॉयस के उपयोग को कैसे वितरित किया जाए। इस हद तक कि अमीलिया ने उनके लिए फैसला भी किया और कहा, इस मामले में, बहन माया जी, चूंकि हमने पहले ही कार खरीद ली है, तो यह वैसे भी शर्मा परिवार की है। एक परिवार के रूप में, हमें सभी आशीर्वाद और कठिनाइयों को एक साथ साझा करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इस तरह से कार आवंटित कर सकते हैं। आप इसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ले जाएंगी, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार हमारे हैं। क्या ये सही है? उसके बारे में कैसा है? अर्जुन ने ऐसे बेशर्म लोग कभी नहीं देखे थे। वे सचमुच अत्याचारी थे। बेशक, माया जी इस बात से सहमत नहीं होगी। वे सबसे बड़ा हिस्सा ले रहे थे, जबकि उन्होंने इसके लिए एक पैसा भी नहीं दिया था। सच कहूं तो उसे बर्नार्ड और उसका परिवार पसंद नहीं था। वे साधारण नागरिक थे जो बहुत ही हिसाबी किताब वाले थे। वे अभी तक घर में नहीं आए थे और उनकी नज़र रोल्स रॉयस पर थी। एक बार घर में रहने के बाद वे और क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी इस कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। माया जी ने बहुत ही निर्णायक ढंग से कहा और दृढ़ता से कहा, फिर उसने अर्जुन को घूर कर देखा। उसने डांटा, मुझे इस बारे में व्यान को बताना चाहिए। तुमने वास्तव में कंपनी के पैसे पर हाथ डाला और इतनी अच्छी कार खरीदने के लिए इसे बेतहाशा खर्च किया। अर्जुन ने इन लोगों को देखकर हंसते हुए कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि मैंने कंपनी से लिए गए पैसों से कार खरीदी है? अज्ञानी मूर्खों का एक समूह। मेरे पास, अर्जुन कपूर, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति नहीं जानती। रोहन ने मुझे बताया कि तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया है। तुम अब कंगाल हो और कौन जानता है कि तुम कर्ज में भी हो। माया जी ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। अमीलिया और उसका परिवार इस खबर को सुनकर हैरान होकर देखता रह गया।
अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। रोहन वास्तव में किसी भी विधि का सहारा ले सकता था, ध्यान दिए बगैर। तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा, अर्जुन ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए धीरे से कहा। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठीक है, मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे पास क्या तरकीबें हैं, अमीलिया ने घृणा से कहा। उसके जैसा निकम्मा आदमी क्या कर सकता है। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन को जॉर्ज का एक टेक्स्ट संदेश मिला और उसने सभी से कहा, चलो चलें। जहां जाना है। माया जी का चेहरा उदास था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन क्या करने वाला है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वह रोल्स रॉयस किसकी है? अर्जुन ने पूछा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। माया जी ने अमीलिया की ओर देखा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बहन माया, चलो, हम देखेंगे कि यह बदमाश क्या कर रहा है। ये कहते हुए वे अर्जुन के पीछे विला से बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉनिक गेट पर उन्होंने देखा कि वहां काले रंग की रोल्स रॉयस खड़ी थी, जिसके बोनट पर स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की सुनहरी मूर्ति लगी थी, जो शालीनता और शान का प्रतीक है। जब उन्होंने इस कार को देखा तो वे अपनी सांस रोक नहीं पाए। ये वाकई एक लग्जरी कार जैसी ही थी। विशेषकर अमीलिया और टिना, जिनकी आंखें ईर्ष्या और प्रसन्नता से भरी थीं। शुरू में तो माया जी अभी भी गुस्से में थी, लेकिन जब उन्होंने कार देखी तो वह अपना गुस्सा भूल गई और खुशी से चिल्लाते हुए कार के चारों ओर घूमने लगी। ये बहुत खुशी की बात होगी यदि उसके पास हर दिन उसे लेने के लिए ये कार हो। यह एक धनी महिला का स्वभाव था, इसलिए अब वह कार रखने के लिए थोड़ी उत्सुक थी। वैसे भी माया जी को पहले से ही पूरा यकीन था कि अर्जुन ने ये कार अनिका की कंपनी से मिले पैसे से खरीदी थी। चूंकि यह उसके परिवार का पैसा था, इसलिए ये कार उसकी थी। अर्जुन को इस कार में सवारी करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। खैर, माया जी, कार बहुत बढ़िया है ना? अमीलिया ने यह भी देखा कि माया जी को ये कार पसंद है और वह उसकी चापलूसी करते हुए कहने लगी, हम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? हम इसे सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे, और आप इसे सप्ताह के बाकी दिनों के लिए रख सकते हैं। आखिरकार, हम एक परिवार हैं, है ना? अमीलिया ने माया जी के साथ कार आवंटन पर चर्चा जारी रखी। माया जी उन्हें इसका उपयोग करने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे वह बहुत तुच्छ लगेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, माया जी ने कहा। अमीलिया खुश हुई और उसने बर्नार्ड को दिखाने के लिए आंख मारी। उसके बाद, उसने माया जी की बांह पकड़ी और उसकी तारीफों के पुल बांधे। बहन माया, तुम बहुत उदार हो। एक अमीर महिला से यही उम्मीद की जाती है। शर्मा परिवार में तुम्हारा होना एक आशीर्वाद है। अब से, हमारा परिवार तुम पर निर्भर रहेगा। माया जी ने खुशी से सुना और बहुत खुश हुई। वह विजयी भाव से मुस्कुराई और बोली, आह, ये कुछ भी नहीं है। आखिरकार हम एक परिवार हैं। कुछ लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। अर्जुन को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था मानो रोल्स रॉयस सचमुच उनकी अपनी है। इसी समय, रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला। ग्रे सूट पहने एक बूढ़ा आदमी, जो काले और सुनहरे रंग की छड़ी पकड़े हुए था, कार से बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज थॉमस थे। जब उसने उस पर नजर डाली, तो माया जी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना सीना ढांक लिया। उसने उत्साह से पूछा, तुम जॉर्ज थॉमस हो? जॉर्ज थॉमस। बर्नार्ड और अमीलिया ने भी देखा और तुरंत बहुत उत्साहित हो गए। वह मुंबई का सबसे अमीर आदमी था। वह यहाँ क्यों था? 1 मिनट रुको, वह रोल्स रॉयस से नीचे आया। क्या ये कार अर्जुन ने कंपनी के पैसे से नहीं खरीदी थी? ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जॉर्ज सम्मानपूर्वक अर्जुन के सामने खड़ा हुआ, झुका और बोला, मिस्टर कपूर। उस दृश्य को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मुंबई के सबसे अमीर आदमी जॉर्ज थॉमस ने वास्तव में अर्जुन नामक बेकार आदमी के सामने सिर झुकाया।